हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो एक अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए कि NISEL असिस्टेंट की डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है। इससे पहले इसका शॉर्ट नोटिस आया था जिसके बारे में हमने आपको बताया था। तो आज इसकी डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले वैकेंसीज़ की बात कर लें तो रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट्स यानी 300 वैकेंसीज़ हैं टोटल। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसीज भी दे रखी है। जैसे दिल्ली में 23 वैकेंसीज है, हरियाणा में 3 है, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 32, उत्तर प्रदेश में 14। तो ऐसे इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसीज भी दे रखी है और टोटल वैकेंसीज 300 है। डेट्स की बात कर ले तो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी 2024 से, और ये कब तक है? 15 फरवरी 2024, यानी कि 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 के बीच आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है, मतलब कि आप 1 तारीख को भी भर सकते हैं, आप 15 को भी भर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 15 से बहुत पहले भर लेना, ठीक है? हो सके तो आजकल में या इस वीक में आप इस फॉर्म को फिल कर लेना। उसके बाद इन्होंने प्री एग्जाम की डेट भी दे रखी है जो कि आपका है 2 मार्च, यानी 2 मार्च को आपका प्री एग्जाम है, सैटरडे को। मेंस का डेट ये बाद में बताएंगे। और जो आपका एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर, वो 7 डेज प्रायर यानी 7 दिन पहले आ जाएगा, यानी एग्जाम के 7 दिन पहले। जैसे आपका प्री एग्जाम 2 मार्च को है तो 2 मार्च के अप्रॉक्स 7 दिन के पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब जरूरी चीज़ यहाँ पे है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है newindia.co.in, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है साफ साफ कि किसी और मोड से आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप इसी से अप्लाई करोगे। ये इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करवा दूंगा, आप वहाँ से भी अप्लाई कर लेना। उसके बाद दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये कि ये क्लरिकल कैडर में जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये स्टेट और यूटी वाइज हो रही है, मतलब स्टेट बेसिस पे रिक्रूट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप सिर्फ एक स्टेट या एक यूटी के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, और जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपको एग्जाम देना होगा। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप उसी स्टेट के लिए जो कंपनी है वो आपको कंसिडर करेगी। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होती है। तो आप ध्यान देना कि आप जहाँ पे भी जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ का लैंग्वेज आपको आता हो, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि फिर क्या होगा, एग्जाम तो आप उसी स्टेट के सेंटर में दोगे, और अगर आपकी सिलेक्शन होता है तो जॉब भी आपको उसी स्टेट में मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के हैं बट जो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको ओबीसी का रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मतलब जो ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनको मिलेगा, बट जो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं उनको एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? अब एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो क्या क्या क्राइटेरिया है इनकी। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज मिनिमम एज 21 ईयर्स से मैक्सिमम 30 ईयर्स से, ठीक है? मतलब आप 21 साल के हो, आप 30 साल के हो, आप बीच में हो दोनों के, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान देना है कि आपका जो बर्थ डेट है वो 2 जनवरी 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 2 जनवरी 1994 से पहले का आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2003 यानी 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब रिलैक्सेशन भी है, SC ST के लिए 5 इयर्स है, OBC बट नॉन क्रीमी लेयर के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने बता रखा है कि क्रीमी लेयर को एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उन्हें अनरिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है। बट जो नॉन क्रीमी लेयर के उनको 3 इयर्स का है। फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले जो लोग हैं उनको 10 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को जितना उन्होंने सर्विस दिया है उस पूरा पीरियड प्लस 3 इयर्स का उनको है रिलैक्सेशन। उसके बाद विडोज, डाइवोर्स वुमेन और वुमेन जो लीगली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से और जिन्होंने फिर से मैरिज नहीं की है उनके लिए 5 इयर्स है। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है NISEL के लिए उनके लिए भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है?
उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अ कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आपको ग्रेजुएट होना है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन में आपके कितने भी मार्क्स हो, 40% हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, आप पास हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, वहां पे पास लिखा हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद एक और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट एसएससी एचएससी इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल। मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स ये फॉर्म भरना चाहते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें 10th 12th या ग्रेजुएशन लेवल पे किसी भी एक में उनके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में वो पास होने चाहिए, तो ही वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उनके पास फिर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि हाँ उन्होंने ये जो भी एग्जाम है ग्रेजुएशन और ये इंग्लिश वाला जो है वो उन्होंने पास कर रखा है। ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर विच अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज एसेंशियल। अब चूंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट हो रही है, तो जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसकी स्टेट का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि फिर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देनी है और उससे भी आपको क्वालिफाई करना है। ओके। उसके बाद उन्होंने और क्या बताया है, जो जरूरी चीज है वो है हाँ पीईटी। तो जो भी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स है वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की भी फैसिलिटी उसे अवेल कर सकते हैं। आप जो फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, आप उसको सिलेक्ट कर देना, तो आप ये जो पीईटी है इसके लिए आपको बुला लिया जाएगा, आप ये पीईटी दे सकते हो। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो 2 टेस्ट होंगे, आपका प्री होगा, मेंस होगा, और जब आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसको आपको क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। प्री एग्जाम को देखें तो 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का होगा, 3 सेक्शन होंगे। क्या क्या सेक्शन है, पहला इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 30 क्वेश्चन, मार्क्स कितने 30 और मिलेगा 20 मिनट्स। उसके बाद रीजनिंग का होगा 35 क्वेश्चन, मार्क्स 35 और इसके लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट्स का सेक्शन होगा, इसमें 35 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 35 होगा और 20 मिनट्स होंगे। यानी आपको तीनों सेक्शन के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे। बट इंग्लिश का जो टेस्ट है वो 30 मार्क्स का होगा, बाकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट्स 35 ईच मार्क्स के होंगे। मीडियम होगा इंग्लिश का तो इंग्लिश ही होगा, और बाकी जो रीजनिंग और क्वांट्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बाइलिंगुअल इंग्लिश में भी और हिंदी में भी जो भी एस्पिरेंट्स है वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। उसके बाद आपका मेंस होगा। अब मेंस 250 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का, इसमें 5 सेक्शन होंगे, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स होगा, कंप्यूटर होगा और जनरल अवेयरनेस होगी। सब में क्वेश्चंस 40-40 होंगे और मार्क्स भी सबका 50-50 ईच है। इसमें इंग्लिश को छोड़ दे तो बाकी सारे रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर नॉलेज और जीए ये सारे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आप दे सकते हो। उसके बाद पेनल्टी भी है आपका 1/4 मार्क्स, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है कि पेनल्टी आपकी रॉन्ग होने पे लगती है, तो इसमें भी लगेगी आपकी। उसके बाद एक जो चीज़ और जो उन्होंने बताई है, हाँ ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, मेंस एग्जाम के बाद आपको बुलाया जाएगा। जिस भी स्टेट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसका टेस्ट आपको देना होगा, वो क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। अब ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके स्कोर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, बट क्वालिफाई करना है आपको ये। ठीक है। उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के टाइम आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है इन्होंने, ठीक है, आप लोग देख लेना। उसके बाद यहाँ पे फीस दे रखी है, SC ST PWBD के लिए 100 रुपीज़ है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 850 है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इनकी वेबसाइट है दे रखी है, उस जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है हाँ प्रोबेशन पीरियड। तो अब आपने एग्जाम दे दिया, आपने रीजनल लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, अब आपकी जॉब लग गई। उसके बाद आपको 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, जहां पे आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाएगा। वो देखेंगे कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप अच्छा परफॉर्म
नहीं करते हो, उनके जो एक्सपेक्टेशन है उस पर आप नहीं खड़े उतरते हो, तो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी किया जाएगा। उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, एंड द प्रोबेशन पीरियड ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज परफॉर्मेंस फेल्स टू मीट कंपनीज एक्सपेक्टेशन मे बी एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब कैंडिडेट जो रिजाइन करेंगे कंपनी से प्रोबेशन पीरियड के ड्यूरिंग, जिन्होंने रिजाइन कर दिया या जिनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया कंपनी ने किसी रीजन की वजह से, उन्हें फाइन भी देना होगा। फाइन क्या होगा, जितनी सैलरी उन्हें मिली है उस पीरियड पे वो प्लस 25,000 एक्स्ट्रा जो कि उनकी कॉस्ट है, ट्रेनिंग है, वो आपको उन्हें पे करना होगा। तो ये इनका एक क्राइटेरिया है प्रोबेशन पीरियड का। अगर सैलरी की बात करें तो इन्होंने बता रखा है कि सैलरी 37,000 पर मंथ है इनिशियल स्टेज में मेट्रो सिटी में। इसके अलावा आपको और भी अलाउंसेस मिलेंगे। ये अलाउंसेस डिपेंड करेंगे कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है, जहाँ पे पोस्टिंग होगी उनके अकॉर्डिंग, उस जगह के अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेस मिलेंगे। जैसे लंप सम, डोमिसलरी मेडिकल बेनिफिट मिलेगा आपको, मेंबरशिप, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी और भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवल सब्सिडी और भी जो मिलते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ को, वो आपको मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन है। तो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे वो इस NISL असिस्टेंट के रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। डेट्स आप याद रखो, डेट्स क्या क्या है। डेट्स आपका 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 के बीच ही है, तो आप ट्राई करना कि इस 15 से काफ़ी पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लो। ठीक है, अब इसके मॉक टेस्ट हमारे ऐप और वेबसाइट दोनों पे आ जाएंगे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारे ऐप पे जाके मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो और उन्हें दे सकते हो, अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हो। क्योंकि NICL काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जॉब काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आप एज असिस्टेंट पोस्ट पे जाते हो उसके फिर बाद आप और भी पोजीशन पे आगे बढ़ सकते हो। सो जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।